हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम विभिन्न आयोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मानवाधिकार क्या होते हैं, है ना। कि वे अधिकार जिनके बिना गरिमामयी जीवन की अनिश्चितता है तथा जो सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है, उन्हें ही अपन क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। मतलब ऐसे अधिकार जिनके बिना गरिमा में जो जीवन है उसकी क्या है, अनिश्चितता है, और जहाँ जो सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक हो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार। देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया। देखो, भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में क्या किया गया, पारित किया गया, जिसके तहत क्या होता है, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। देखो, इसमें मेन काम की बात यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, 12 अक्टूबर 1993 को। अधिनियम की धारा 2(1) में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है कि अधिनियम की जो धारा 2(ग) है इसमें मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है। देखो धारा 2(1) इसमें देखो मानवाधिकार को कैसे परिभाषित किया है। मानव के प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में शामिल और भारत में न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं, उनको मानवाधिकार कहते हैं ना। तो दोबारा से देख लेते हैं मानवाधिकार होता क्या है। तो पुनः 2(ग) में जो परिभाषा है मानवाधिकार की, देखो, मानव के प्राण, स्वतंत्रता और समानता और व्यक्ति के गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं तथा या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में शामिल हैं और भारत में न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं, उनको क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। देखो, आगे बात करते हैं। देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है अक्टूबर 1991 में घोषित पेरिस घोषणा पत्र के अनुरूप हुआ है। देखो, राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, अक्टूबर 1991 में घोषित पेरिस घोषणा पत्र के अनुरूप हुआ है, जिसमें सभी लोकतांत्रिक देशों ने मानवाधिकारों को कानूनी दर्जा देने का क्या किया, आह्वान किया। तो देखो, पेरिस जो घोषणा पत्र है जो अक्टूबर 1991 में हुआ, उसमें क्या होता है कि सभी जो लोकतांत्रिक जो देश हैं, देशों ने मानवाधिकारों को कानूनी दर्जा देने का क्या किया है, आह्वान किया है। इसके बाद में बात करते हैं 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो देखो, सीधी सी बात है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा कब की, 1948 में की, 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। देखो, आगे बात करते हैं, संवैधानिक स्थिति की पर चर्चा करते हैं कि जो मानवाधिकार जो आयोग है इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। मानवाधिकार जो आयोग है एक सांविधिक निकाय है। पहले इसी वर्ड को अपन कोट कर लेते हैं। देखो, इसमें कहते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संसद द्वारा अधिनियमित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित किया गया। अतः ये कैसा है, ये सांविधिक आयोग है ना। इसके बाद में
2019 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसकी संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल आदि के संबंध में परिवर्तन किए गए हैं। अब देखो इसकी संरचना की बात करते हैं। मानवाधिकार जो आयोग है इसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं और 5 अन्य सदस्यों से मिलकर बना होता है। एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। अब देखो मानवाधिकार जो आयोग है इसकी संरचना पर अपन चर्चा कर रहे हैं। हाँ देखो मानवाधिकार जो आयोग है इसकी संरचना पर अपन चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष है, एक सदस्य। देखो सबसे पहले ये इसकी संरचना है, अध्यक्ष है। देखो अध्यक्ष जो है वो भारतीय उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। मानवाधिकार जो आयोग है ना इसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए? भारतीय उच्चतम सुप्रीम कोर्ट का जो ना या तो रिटायर्ड जज होना चाहिए या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए CJI, या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो सकता है, या तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, पहली बात। अब देखो एक सदस्य जो है इधर इसकी क्या है कि उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरे सदस्य की शर्त क्या है कि या तो उच्चतम न्यायालय में कार्यरत होना चाहिए या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। तीसरे सदस्य की क्या है? देखो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जैसे कोई भी हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट हो सकता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो सकता है जो यूपी का है ना, तो कोई भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चाहे वो कार्यरत हो या सेवानिवृत्त हो। इसके अलावा 3 ऐसे सदस्य होंगे जो मानवाधिकार के संबंध में ज्ञाता व्यक्ति या इनमें से कम एक महिला होना आवश्यक है। देखो 3 ऐसे सदस्य होंगे जिनको मानवाधिकारों के बारे में ज्ञान हो ना, ज्ञाता व्यक्ति हो, और इनमें से कम है ना एक महिला होना आवश्यक है। इन 3 सदस्यों में एक महिला को होना बहुत आवश्यक है। देखो चले आगे चलते हैं। देखो इससे आगे चलते हैं। देखो पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 7 अन्य पदेन सदस्य होते हैं जिनमें से कम एक महिला। क्या कहता है कि पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 7 अन्य पदेन सदस्य जिनमें से कम एक महिला निम्न आयोगों से होते हैं। 7 पदेन सदस्य होते हैं और जिनमें से कम एक महिला होती है। तो 7 जो पदेन सदस्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं? एक तो होता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से, दूसरा होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, तीसरा होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, चौथा होता है राष्ट्रीय महिला आयोग व राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का, एक होता है विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त होते हैं। तो ये पदेन सदस्य होते हैं। तो चलते हैं आगे। अरे अब देखो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो देखो अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है, आयोग की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर के आधार पर की जाती है। देखो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, एक समिति के सिफारिश पे की जाएगी। अब देखो जो समिति है उसमें कौन कौन होंगे। देखो समिति में कौन कौन होंगे। देखो एक है भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, 5वां है राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति मतलब उपराष्ट्रपति। और ये 6 जो आदमी हैं ये मिलकर मानवाधिकार जो आयोग है उसके अध्यक्ष को, या मानवाधिकार जो आयोग है इसके सदस्यों को नियुक्त करते हैं, सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति, ये सब मिलके ना। इसके बाद में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट बात है कि उच्चतम न्यायालय का
कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखो, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश है या हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस है, तो उसके बाद में ना भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उससे डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद में ही नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में देखो त्यागपत्र। तो देखो, अध्यक्ष या कोई सदस्य जो है राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से अपना पद छोड़ सकते हैं। तो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति के नाम से संबोधित करेंगे, कहने का मतलब है ना। इसके बाद में पद से हटाना। देखो, किसी अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा केवल तभी हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? जब उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच में वह दोषी पाया जाए। देखो, चाहे अध्यक्ष हो मानवाधिकार आयोग का या सदस्य हो, उसे कदाचार या असमर्थता के आधार पर तभी राष्ट्रपति के द्वारा तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच में वह दोषी पाया जाए। अब देखो, इसके अलावा अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा निम्न आधारों पर भी पद से हटाया जा सकता है। अब वो आधार कौन कौन से हैं? पहला है दिवालिया घोषित होने पर। दूसरा है वह पदावधि में अपने कर्तव्यों के भार सवेतन रोजगार में लगा हो। मतलब मानवाधिकार आयोग का तो अध्यक्ष है ही है, साथ में कहीं दूसरी जगह पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है ना, जिसमें वो वेतन ले रहा है ना। इसके अलावा तीसरी कंडीशन है कि मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए तो भी उसको पद से हटाया जा सकता है। चौथी कंडीशन है न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित हो जाए तब भी उसको पद से हटाया जा सकता है। और पांचवी कंडीशन है किसी अपराध हेतु सिद्ध दोष होने पर भी उसको पद से हटाया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं कार्यकाल की। देखो, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो उसको रिटायरमेंट मिल जाएंगे। देखो, या तो 3 वर्ष पहले हो जाएं या 70 वर्ष पहले हो जाएं, जो भी पहले हो जाए उसी समय उसको कार्यकाल खत्म हो जाएगा। पुनर्नियुक्ति की पात्रता, क्या उसको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है? देखो क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि उम्र 70 वर्ष से कम हो। देखो, पुनर्नियुक्त कर सकते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उम्र जो है ना 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग का कोई अध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर, मतलब जब अपने पद पर नहीं है ना, तो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। मतलब और जगह है ना, उसके बाद में उसको नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं है कि भाई मानवाधिकार आयोग से हटाया अब उसको राज्यपाल बना दिया, उसके बाद में कहीं कुछ नहीं बनेगा वो, करने का मतलब। इसके बाद में बात करते हैं वेतन भत्ते और सेवा शर्तें। देखो, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का जो निर्धारण है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्ति के बाद उसमें अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब उसके जो वेतन भत्तों में परिवर्तन किया जा सकता है, जो लाभ नहीं हो उसमें ना, अलाभकारी। इसके बाद में अध्यक्ष की पद रिक्त की दशा। अगर मानवाधिकार आयोग जो है ना, इसका अध्यक्ष है ना, क्या पद रिक्त हो जाए तो क्या कंडीशन है? तो किसी कारणवश अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। देखो, मान लो मानवाधिकार जो आयोग है ना, इसके अध्यक्ष का जो पद है ना, अध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा और सदस्यों में से किसी को एक को अध्यक्ष के रूप में ऑथोराइज कर देगा। अब देखो, मानवाधिकार आयोग के क्या क्या कार्य हैं, इनकी अपन चर्चा करते हैं। मानवाधिकार आयोग के कार्य,
इसमें है स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत की जांच करेगा। देखो, जो मानवाधिकार जो आयोग है या तो खुद की प्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर अगर किसी व्यक्ति का मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उसकी शिकायत की क्या करेगा, जांच करेगा। दूसरी बात देखो, किसी न्यायालय में मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में चल रही कार्यवाही में न्यायालय की अनुमति से क्या करेगा, हस्तक्षेप करना। जैसे मान लो किसी न्यायालय में मानव अधिकार के उल्लंघन के संबंध में कोई है ना कार्रवाई चल रही है, तो हालांकि वो उससे परमिशन लेगा, कोर्ट से परमिशन लेगा, उसके बाद में उसमें इंटरफेयर करेगा कि भाई ये मेरे अंडर मामला है तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो ना। तीसरी बात है कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी जेल, सुधारगृह आदि का निरीक्षण करना, वहाँ पे भी मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो जेल या सुधारगृह आदि का क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। इसके अलावा मानव अधिकार आयोग क्या है, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रवर्तित विधियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करेगा। देखो, जो मानवाधिकार आयोग है वो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जो प्रवर्तित जो विधियों के प्रभावी जो क्रियान्वयन हेतु सुझाव देगा, है ना। इसके बाद में मानव अधिकार आयोग का नेक्स्ट काम है मानव अधिकारों के उपभोग में आने वाली बाधाएं जैसे आतंकवाद आदि के उपचार हेतु उपायों की सिफारिश करना। देखो, मानव अधिकारों के उपभोग में जो बाधाएं आती हैं जैसे आतंकवाद आदि के उपचार हेतु उपायों की क्या करेगा, सिफारिश करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मानव अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों व संधियों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन हेतु सिफारिश करना। देखो, मानव अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं, संधियों के जो प्रभावपूर्ण जो कार्यान्वयन है उसके लिए क्या करेगा, सिफारिश करेगा मानवाधिकार आयोग। मानव अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना, ये किसका काम है, ये मानवाधिकार आयोग का काम है। नेक्स्ट बात करते हैं समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों का प्रचार प्रसार करना और जागरूकता बढ़ाना, ये भी मानव अधिकार आयोग का ही काम है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों में सहयोग करना। जो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं गैर सरकारी संगठन, तो उनका जो प्रयास है उनमें उसको क्या करना, सहयोग करना। नेक्स्ट है ऐसे अन्य कृत्य करना जो मानव अधिकारों के संवर्धन हेतु आवश्यक समझे जाएं। मतलब ऐसे सारे काम करना जो मानव अधिकारों के संवर्धन मतलब बढ़ावा दें, उसके लिए आवश्यक समझे जाएं। तो ये सब मानव अधिकार आयोग के क्या है, कार्य हैं। इसके अलावा मानव अधिकार आयोग की शक्तियाँ क्या है, पावर क्या है। देखो, आयोग को इस अधिनियम के अधीन शिकायतों की जांच करने हेतु सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होगी। वहाँ पे तो देखो दीवानी न्यायालय की मिल रही थी, जहाँ पे हमने पढ़ा था सतर्कता आयोग में। यहाँ पे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ मिल जाएंगी जब मानव अधिकारों के जांच करेगा तब। जी देखो, नेक्स्ट बात करते हैं पहला काम क्या है, शक्तियाँ क्या हैं मानव अधिकार आयोग की, तो वो है गवाहों को समन जारी करना और उपस्थिति हेतु बाध्य करना। मानव अधिकार आयोग का पहली शक्ति है कि गवाहों जो है ना उनको समन जारी करना और उपस्थिति हेतु बाध्य करना। दूसरा है किसी दस्तावेज को प्रकट या पेश करने की अपेक्षा करना। मानव अधिकार आयोग का दूसरा काम क्या है, किसी दस्तावेज को प्रकट करना और उसको पेश करने की क्या करना, अपेक्षा करना। नेक्स्ट है शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। ये मानव अधिकार की शक्तियाँ हैं, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। इसके बाद में नेक्स्ट शक्ति है किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना। ये भी शक्ति है मानव अधिकार आयोग। किसी न्यायालय या कार्यालय या से कोई लेख अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना, ये भी
मानवाधिकार आयोग की क्या है, शक्ति है। नेक्स्ट बात करते हैं, आयोग किसी ऐसी शिकायत की जांच नहीं करेगा जो विधि द्वारा गठित किसी आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है। देखो, मानवाधिकार जो आयोग है ना, ऐसी किसी शिकायत की जांच नहीं करेगा जो विधि द्वारा गठित किसी आयोग, जैसे मान लो महिला आयोग हो गया, किसी दूसरे आयोग के या किसी अन्य आयोग के पास क्या है, लंबित है ना, उसकी जांच नहीं करेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, आयोग किसी ऐसे मामले की जांच हेतु अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है। मतलब ऐसे मामले की भी जांच नहीं करेगा कि जो 1 साल पहले हो गई तो उसके बाद में इसके वो दायरे में नहीं है, तो ये भी शक्ति नहीं है ना। देखो, जांच के दौरान, जांच के पश्चात कार्रवाई। देखो, जांच के दौरान और जांच के पश्चात जो है ना, मान लो कोई दोषी पाया गया तो क्या आयोग क्या कार्रवाई करेगा। तो देखो, पहला है पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान हेतु भुगतान हेतु, क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान हेतु संबंधित सरकार या प्राधिकरण को क्या करेगा, सिफारिश करेगा। दूसरी क्या कार्रवाई करेगा, संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई आरंभ करने की क्या करेगा, सिफारिश करेगा, है ना। जो संबंधित जो व्यक्ति हैं या व्यक्तियों के जो विरुद्ध है जिन्होंने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, उनके विरुद्ध अभियोजन की क्या करेगा, आरंभ करने, अभियोजन की कार्रवाई जो है आरंभ करने की क्या करेगा, शिकायत करेगा, सिफारिश करेगा। नेक्स्ट बात है, आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश या रिट के लिए उच्चतम या उच्च न्यायालय में जा सकता है। कार्रवाई क्या करेगा, मान लो किसी ने मानव अधिकारों का उल्लंघन कर दिया तो इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश या रिट के लिए उच्चतम या उच्च न्यायालय में जा सकता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति की अंतरिम सहायता हेतु सिफारिश कर सकता है। जो मानवाधिकार जो आयोग है तो पीड़ित व्यक्ति की अंतरिम सहायता हेतु सिफारिश क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। तो ये है। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रतिवेदन, मतलब रिपोर्ट किसको देगा। ये मानवाधिकार जो आयोग है प्रतिवेदन किसको करेगा, तो प्रतिवेदन देखो, आयोग केंद्र सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और केंद्र या राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई की रिपोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। देखो, आयोग जो है ना अपनी जो रिपोर्ट है ना वो राज्य सरकार को दे देगा और या संबंधित केंद्र सरकार को दे देगा, वार्षिक जो रिपोर्ट है। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या करेगी, जो आयोग की जो सिफारिशें पर जो कार्रवाई की है ना उसकी जो रिपोर्ट है ना संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। नोट, आगे चलते हैं। देखो, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हो रहे हैं। आयोग की सिफारिशें संबंधित सरकार या अधिकारी पर बाध्य नहीं हैं। देखो, आयोग ने कोई सिफारिश की तो जो संबंधित सरकार है या अधिकारी जो है ना उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। भाई नहीं, मैंने तो सिफारिश कर दिया, आप मेरी बात मानो। तो उसकी सिफारिश पर की गई कार्रवाई के बारे में 1 माह के भीतर सूचित करना होता है। देखो, कह रहा है कि जो आयोग की जो सिफारिश हैं उस पर सरकार जो है, सरकार या जो अधिकारी हैं वो बाध्य नहीं है, परंतु उसकी जो सिफारिश पर जो कार्रवाई की है ना उसको 1 माह के भीतर आयोग को सिफारिश सूचित करना होगा। सीधी सी बात ये। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग की जो भूमिका है वो सीमित होती है। इस संदर्भ में आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी सलाह दे सकता है और केंद्र सरकार आयोग की सिफारिश पर की गई कार्रवाई के बारे में 3 महीने के भीतर सूचित करेगी। देखो, कह रहा है कि जो सशस्त्र बल है ना उसके द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन का जो है उसमें आयोग की जो भूमिका है ना वो सीमित है। इस संदर्भ में क्या करेगा, आयोग जो है ना केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और अपनी सलाह दे सकता है और केंद्र सरकार जो है ना
आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के भीतर, है ना, कार्रवाई के बारे में ना 3 माह के भीतर सूचित करेगी। देखो नेक्स्ट बात करते हैं आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष। तो देखो क्रम और कौन कौन से अध्यक्ष बने हैं। पहले जो मानवाधिकार जो आयोग है, इसके पहले जो अध्यक्ष हैं श्री रंगनाथ मिश्रा थे। दूसरे थे श्री M.N. वेंकटचलैया। देखो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री रंगनाथ मिश्रा। तीसरे थे श्री J.S. वर्मा। चौथे थे श्री S.A. आनंद, है ना, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है 5वें थे श्री शिवराज V. पाटिल, कार्यवाहक अध्यक्ष थे। 6ठे थे श्री S. राजेंद्र बाबू। 7वें थे श्री गोविंद प्रसाद माथुर, कार्यवाहक अध्यक्ष थे ये भी। 8वें मानवाधिकार के जो 8वें जो अध्यक्ष थे वो थे श्री K.G. बालाकृष्णन, है ना। इसके बाद में 9वें जो अध्यक्ष हैं श्री H.L. दत्तू। और अंतिम जो अभी चल रहे हैं वर्तमान में मानवाधिकार जो आयोग की अध्यक्ष हैं श्रीमती विजय भारती साइनी, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं भी। देखो यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो मानवाधिकार आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति विजय भारती साइनी, ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। देखो इसके बारे में बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य 1993 से 97 भी रह चुकी है। देखो सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला जो न्यायाधीश हैं फातिमा बीवी जो हैं राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। कब से कब? 93 से 97। तो ये तो था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।